नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपिट सेक्शन। तो दोस्तों, आज है 20th जनवरी और दिन है क्या? बृहस्पतिवार, मतलब थर्सडे। सो इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम कल के कमेंट्स के ऊपर एक नज़र डालेंगे, जहाँ पे कुछ हमारे डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स जो कि कॉन्टिन्यूसली हमें हमसे सीखते हैं, हमें फॉलो करते हैं और हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। हियर ऋषि का क्या कमेंट था? आई लव यू, थैंक यू सो मच ऋषि, इट मीन्स अ लॉट एंड थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग दीज video links in case if this is adding value to your preparation. Okay. Azhar Shah, thank you sir. My first lecture, best explanation, simply and better understanding for new aspirant. Great. हमारा भी यही एक ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव ये है, ताकि हम मोस्ट कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल से सिंपल आसान भाषा में समझाएं, ताकि वो तुरंत समझ में आ जाए। ओके। प्रमिला, यू हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट एंड आई हैव रेड योर आंसर। सो आपने सबके बारे में आई थिंक लिखा है, जो मंडे का एनालिसिस था वो भी, और आपने केरला सिल्वर लाइन से रिलेटेड चीज़ें लिखी हैं। वेल डन। सी, अगर ऐसे ही अगर आप मेंस आंसर लिख रहे हो अपना, द वे यू हैव रिटन, दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट द सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, शुड यू राइट द सेम वे इन योर मेंस आंसर, आई कैन बेट यू कि नो बडी कैन एक्चुअली आपसे खींच नहीं सकता मार्क्स। ठीक है, आप इजिली यू विल गेट +2 +3 +4, ये सिर्फ और सिर्फ 2-3 लाइनों से, बिकॉज दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल वर्ड्स विच यू हैव रिटन। सो वेल डन। एंड जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप प्रमिला का आंसर देख सकते हैं, आप उसको रिव्यू भी कर सकते हैं, और इन केस इफ यू आर not satisfied, so you can post your own answer, or maybe you can upload Pramila's answer. ओके। सो एक कम्युनिटी हम बना सकते हैं, यहाँ पे हम रोज़ डिस्कस कर सकते हैं, हम रोज़ फीडबैक दे सकते हैं एक दूसरे के कमेंट का, एक दूसरे के अप्रोच का। ओके। मुकेश, आई हैव ऑल्सो रिप्लाइड ऑन योर कमेंट हियर, द 102nd अमेंडमेंट एक्ट हैज़ रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल एसेट। ठीक है। सो नेक्स्ट है कार्तिक। कार्तिक, यू हैव ऑल्सो बीन वेरी वेरी कंसिस्टेंट हियर। इंडिया हैव नो लॉ रिगार्डिंग जेनोसाइड। वह, जैसा कि मैंने कल बताया था, ये बहुत ज़रूरी है, नीड है जेनोसाइड से रिलेटेड। और कास्ट सेंसस ये 2011 में नहीं हुआ था दोस्त, वो SECC है, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट जो जाति जनगणना है, कास्ट सेंसस है, वो एक अलग चीज़ है। ओके। और ये लास्ट 1931 में हुई थी, उसके बाद नहीं हुई है, बहुत सारे मुख्य रीजनों की वजह से, मुख्य कारण खासकर कि OBCs, जो अदर बैकवर्ड कास्ट है, इनकी जनगणना लास्ट 1931 में हुई थी, आज़ादी से पहले, उसके बाद नहीं हुई है। कुछ सरकारों ने समय समय पे इसको रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया है, जो कि एक हाईली सेंसिटिव रिपोर्ट हो सकती है, ठीक, डिस्टर्ब कर सकती है, इसके जो स्टेक होल्डर हो सकते हैं उनको डिस्टर्ब कर सकती है। सो देयर आर वेरियस इश्यूज। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंटर से, यूनियन गवर्नमेंट से रिप्लाई मांगा है कि भाई आप प्लीज़ मेंशन करिए, आप दिखाइए, अपना सेंसस रिपोर्ट दिखाइए। प्रसन्नजीत, सर आई डिड नॉट गेट द PDF लिंक। मेरे दोस्त, ये मैंने, आप कमेंट जाओगे ना, कमेंट के ऊपर मैं फर्स्ट कमेंट में समन्वय फॉर्म का लिंक देता हूँ। समन्वय फॉर्म के लिंक पे आप क्लिक करिए, उस फॉर्म को भरिए। वंस यू फिल दैट फॉर्म, एक लिंक आएगा सबमिट करने के बाद, उस लिंक को आप हमेशा सेव कर लीजिए। वही लिंक बार बार आप रोज क्लिक करेंगे तो डेली PDF मिलेगा। ठीक है। इन केस अगर आप फॉर्म फिल कर चुके हैं ऑलरेडी और लिंक नहीं सेव किए हैं, तो प्लीज़ फिर से फॉर्म फिल करिए, और उस लिंक को सबमिट करने के बाद उस लिंक को आप कॉपी करिए और सेव कर लीजिए, बुकमार्क डाल लीजिए। ठीक है। रोज़ डेली PDF, चाहे वो डेली एडिटोरियल एनालिसिस का हो, या फिर करंट अफेयर का हो, या एक्सप्लेनर का हो, या MCQs का हो, जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं उनके डेली PDF उसमें जाते हैं। ओके। सौरभ, थैंक यू सो मच, यू हैव बीन वॉचिंग। एंड खालिद, आपको जवाब मिल गया है PDF का। ओके।
तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस को ज़रा हम नज़र डालते हैं। उससे पहले अगर आप सब ने, ठीक है, जो भी नए व्यूवर्स हैं हमारे, जो एग्जिस्टिंग व्यूवर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन। यहाँ पे जो है वंस यू प्रेस द बेल आइकॉन, डेली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, ताकि आपको रिमाइंडर सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वंस यू प्रेस द बेल आइकॉन, अपने आप यूट्यूब नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे फायर कर देगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट अटेंडिंग द लेक्चर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आज का हमारा 3 एडिटोरियल हम कवर करेंगे, जिसमें से सबसे मुख्यतः प्राइमरली वी विल कवर दिस वन। ये आपको इमेज दिख रही होगी यहाँ पे, डेमोक्रेटाइज एंड एम्पावर सिटी गवर्नमेंट। ठीक, उसके बाद हम इस पे आएंगे मिनी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑनलाइन एनोनिमिटी, और फिर हम आएंगे डेंजरस प्रेसिडेंट। ठीक है, सबसे बड़ा आर्टिकल यही है आज का, डेमोक्रेटिक और सिटी गवर्नमेंट से रिलेटेड। उसी को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। 15th फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंस कमीशन जो रिपोर्ट आई थी, उसके बेस पे ये आर्टिकल बना हुआ है। हालांकि 15th फाइनेंस कमीशन इज टोटली डिफरेंट थिंग, बट उसमें 2-3 लाइनें कुछ ऐसी मेंशन की गई थी, उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। बहुत अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रेस्ड सिचुएशन अभी है। ठीक है, सो ये है हमारा डेमोक्रेटाइज एंड एम्पावर सिटी गवर्नमेंट्स। नाम से ही समझ में आता है, एम्पावरिंग योर सिटी गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा है ये हमारे पॉलिटी मेंस पेपर 2 पंचायत लोकल बॉडीज से रिलेटेड है। इस आर्टिकल में प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ खास नहीं है, मेन से रिलेटेड बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, लेकिन मैंने आपको जो मैं एमसीक्यूज देता हूँ वो दिया है, एंड में हम डिस्कस करेंगे, और मेंस का क्वेश्चन भी दिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले आर्टिकल को। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप इमेजेस, ये पंचायत है। हालांकि ये लोकल बॉडीज से रिलेटेड है, हम यहाँ सिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आज की जो आर्टिकल है वो डेमोक्रेटाइज दी लोकल गवर्नेंस की बात कर रही है। 3 टायर थर्ड गवर्नमेंट। ठीक है, 3 टायर गवर्नमेंट, ऐसे कुछ नाम हैं, नॉमेनक्लेचर्स हैं पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम के। ओके, इस आर्टिकल पर सबसे पहले हम आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के रिसेंटली जो रिपोर्ट आई थी, स्टेट फाइनेंसेस एंड स्टेट बजट रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा गया था कि विद द थर्ड गवर्नमेंट इन इंडिया प्लेइंग फ्रंट लाइन रोल इन कॉम्बैटिंग द पैंडेमिक में हमने यही देखा गया था ना कि भाई हर ज़िला, हर डिस्ट्रिक्ट, हर सिटी का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट का, डीएम हो गए, एसपी हो गए, या उस शहर के से रिलेटेड जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं सरकार से रिलेटेड, वो उनको इतनी पावर, उनको इतनी कैपेसिटी दी जाती थी, एडिशनल पावर कैपेसिटी दी जाती थी, ताकि वो पैंडेमिक में, कोविड-19 के पैंडेमिक में, वो एक स्पेशल प्रोविज़न, इंस्ट्रक्शन और रेगुलेशन निकाल सकें, ताकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब या ख़तरा ना हो हमारे शहर को। ठीक है, इससे रिलेटेड ही ये पूरी की पूरी बात कही गई है। और आरबीआई का जो रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया है कि अगर हमारे शहर में लेट्स से कि कोविड-19 एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ऐसा सिचुएशन था कि हर शहर को एकदम अलर्ट कर दिया गया था कि आप जो भी फंक्शंस हैं, जो उसकी अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस शहर के डीएम, एसपी या अन्य लोगों को दी जाती थी। लेकिन नॉर्मली अभी अगर हम सिचुएशन नॉर्मली देखें, अदर देन पैंडेमिक, हमें बहुत ज़रूरत है हर शहर को एक अलग अलग नज़रिए से देखने की। ठीक है, तो आरबीआई की जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया है कि जो शहर हैं हमारे, हर शहर को एक फंक्शनल ऑटोनॉमी के रूप में हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो आरबीआई फर्दर कमेंटेड, कहाँ कमेंट किया था, स्टेट बजट रिपोर्ट इन 2021-22 स्टेट फाइनेंसेस, दैट द फंक्शनल ऑटोनॉमी ऑफ सिविक बॉडीज मस्ट इंक्रीज, their governance structure strengthen. Okay, this could happen by कैसे, empowering them financially through high resource availability। अभी हम सब समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, सो फंक्शनल ऑटोनॉमी ऑफ सिविक बॉडीज बोले तो
फंक्शनल ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी मतलब आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, आप किसी की जी हजूरी नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से हम ऑटोनॉमी फॉलो करते हैं ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं, सेल्फ गवर्न करें चीज़ों को। तो उस पर्टिकुलर शहर के जितने भी फंक्शंस हैं वो आप छोड़ दीजिए उस सिटी के गवर्नेंट पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेयर होता है, ये पूरा आर्टिकल किसने लिखा है? ये खुद तिकेंद्र सिंह पनवार, ये शिमला के डिप्यूटी मेयर रह चुके हैं, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, ठीक है। तो जो सिटी गवर्नमेंट है उनकी जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लोग मिल के और ऐसी फैसिलिटीज़ और एक फंक्शन ऑटोनॉमी क्रिएट करें ताकि और किसी का इन्वॉल्वमेंट ना हो उसमें, ठीक है। It is interesting that the RBI did echo in the recommendation of the 15th Finance Commission report on local bodies, ठीक है, that emphasize city governance structure and financial empowerment, ठीक। इनफैक्ट 15th फाइनेंशियल कमीशन रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया है कि भाई सिटी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर आपको ठीक करना होगा, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट भी ठीक करना होगा, ठीक है। इन एडिशन आरबीआई रिपोर्ट इज फ्रॉम द praxis and the objective reality from the novel coronavirus pandemic which continues even now, ठीक। इसका ये मतलब है किसी किसी शहर में हमने देखा गया कि बहुत अच्छी अकाउंटेबिलिटी है, बहुत ज़बरदस्त रेगुलेशन है, ठीक है, वो शहर बहुत जल्दी इम्प्रूव हो रहा है। और किसी किसी शहर में ये देखा गया कि सिचुएशन वर्स होती गई है और वर्स होती गई है, कंडीशन एकदम ख़राब हो गई है, लोग बहुत मर रहे हैं, एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है। सो द emphasis इज ऑन रिसोर्स अवेलेबिलिटी, ये तो कहा गया था, लेकिन ये बात किसी रिपोर्ट में नहीं कही गई है दैट हाउ विल इट हैपन, इट इज़ नॉट हाईलाइटेड। ये कैसे होगा, इसके फंक्शंस कैसे होंगे, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होगी पावर की, फंक्शन की डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होगी, ये कहीं नहीं बोला है। ना तो फिनेंस कमीशन में बोला है, ना तो आरबीआई की उस रिपोर्ट में बोला है, और ना ही हमारा जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी डिफाइन करता है, उसमें भी ये नहीं कहा गया है कि इफेक्टिवली फंक्शंस डिसेंट्रलाइज कैसे होंगे, डिस्चार्ज कैसे होंगे, ओके। आरबीआई के सर्वे ने ये निकाला, 2021-2022 का सर्वे था, 20-21 का, कि लगभग 221 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में से ये पता चला है कि 70% सॉ अ डिक्लाइन इन रेवेन्यू इन कंपैरिजन, जबकि उनका एक्सपेंडिचर और बढ़ा है, ओके। और बहुत माइन्यूटली जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो ये पता चला कि प्रॉपर्टी टैक्सेस, जितने भी ये शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें प्रॉपर्टी टैक्सेस बहुत कम हैं, बहुत कम लिए गए हैं, रेवेन्यूज़ बहुत कम कलेक्ट हुआ है। ये मुख्य रीज़न है, प्राइमरी रीज़न है कि इनके रेवेन्यूज़ उतने नहीं बढ़ पाते हैं। आरबीआई रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइट द प्रॉपर्टी टैक्सेस फेलियर इन शोरिंग अप द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रेवेन्यूज़, ठीक है। ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, ये डेटा शो करता है कि इंडिया, हमारा देश भारत, हैज़ द लोवेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड द प्रॉपर्टी टैक्स टू जीडीपी रेशियो, सबसे कम टैक्स हम वसूलते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूरी दुनिया में, ठीक। और ये हर स्टेट गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि सिटी गवर्नमेंट्स को ये पावर दें, ये एम्पावर करें कि कोई भी नई डेवलपमेंट हो रही है वो उस पर टैक्स लगा सकें, या फिर टैक्स से रिलेटेड, रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड सारी पावरमेंट सिटी को देनी चाहिए, ठीक है। तो इस आर्टिकल में ओल्ड प्रॉब्लम एंड ओल्ड प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूज, कौन सी बात कर रहे हैं ये? ओल्ड प्रॉब्लम की बात ये हो रही है कि पैंडमिक में देखा गया कि लीडिंग फ्रॉम स्टेट, प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर या डीएम तक ये लोग कॉल पे कॉल लिए जा रहे थे, ये लोग स्ट्रैटेजी बनाए जा रहे थे, लेकिन ये जो मेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो रही थी, ठीक है। आखिर मेयर किस लिए होता है? इट्स ऑल अबाउट द सिटी, राइट। सिटी को गवर्न करने के लिए, उसको रूल करने, उसको अच्छे से अकाउंटेबल करने के लिए,
ठीक है, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेयर की होती है, लेकिन रिस्पॉन्स इतना तेज था कोविड-19 पैंडेमिक में कि मेयर को, इनफैक्ट जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, एनजीओज़ हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, इनको निग्लेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, सो यही लोग फोर फ्रंट में आए थे और फिर काम करने लगे थे। सो because the disaster management plan of action, cities are forefront to the fight the pandemic. However, the elected represented leadership finds no place in them. It is not just in disaster mitigation. ठीक है, सो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में इनका भी रोल आना चाहिए। ठीक है, इनको भी अपने रोल को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी अकाउंटेबिलिटीज़ है वो बढ़नी चाहिए। ओके, सो द ओल्ड अप्रोच, ये हमने ऑलरेडी बात कर दी है। ठीक है, इट्स ट्रीटिंग सिटीज एज एडजंक्ट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड कंटिन्यूज टू डोमिनेट द पॉलिसी पैराडिग्म। एडजंक्ट्स का मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है अपने शहर को एक एसेंशियल पार्ट होने की बजाय एक सप्लीमेंट्री पार्ट कंसिडर कर रहा है, एक एडिशनल पार्ट कंसिडर कर रहा है, जबकि हर राज्य को अपने हर शहर को एक एसेंशियल पार्ट मानना चाहिए। ओके, तो जनरल अप्रोच टुवर्ड्स अर्बन एम्पावरमेंट हैज रिमेन्ड पीसमील इन इंडिया। अर्बन डेवलपमेंट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राज्य का सब्जेक्ट है। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट विच इज मोर लाइकली टू हैव अ पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स इन स्टेट्स। ठीक है, सो द फर्स्ट, इसका जो पहला इंटरवेंशन कब आया था, जब 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसमें सबसे पहला इसका इंटरवेंशन आया था 1980 में, जब नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन फॉर्म हुई थी और चार्ल्स कोरिया इसके चेयरपर्सन थे। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन हम सबको पता है 1990s में जब 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, तो उसकी वजह से फिर पंचायती राज और अर्बन म्यूनिसिपल बॉडी डेवलप हुई। और जो म्यूनिसिपल बॉडी डेवलप हुई, मतलब कि जो अर्बन सिटीज़ के लिए बॉडी डेवलप हुई, एम्पावरिंग अर्बन लोकल बॉडीज़, वो कहती है कि 18 फंक्शंस लिस्टेड हैं उस 12th शेड्यूल में, जिससे वो फैसिलिटेट करेगी, लेकिन उसमें कहीं डिफाइन नहीं किया है कि फंक्शंस को डिसेंट्रलाइज हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ छोड़ दिया है स्टेट के ऊपर। अब स्टेट तय करेगी कि इनके फंक्शंस कैसे रेगुलेट होंगे। ठीक है, सो मात्र लिख देने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं, उसको प्रॉपर ग्राउंड लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक हमें फंक्शनल ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। ओके, सो but this is also withdrawal the period of neoliberal reforms, so the generation of own resources and slow withdrawal of the state could be witnessed. Neoliberal reform क्या था? Neoliberal reform वही 1991 का LPG रिफॉर्म था। Neoliberal रिफॉर्म का सीधा मार्क होता है कि मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। ओके, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी जहाँ पे जो ट्रेड बैरियर्स ना हो। ठीक है, जो प्राइसेस हैं, एमआरपी हैं, वो खुद प्राइवेट प्लेयर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, उनकी एक मोनोपोली हो जाती है। ठीक है, मुंह मांगे दाम पे लेबर, बहुत ऐसी जगह वो चुनते हैं जो सस्ती जगह हो, सस्ती ज़मीन हो, और सस्ती ज़मीन पे फिर लेबर की कॉस्ट, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों में हम, जो शहर है, हमारी सिटी है, वो पीछे छूट जाती है। ठीक, इसीलिए जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट था, उसको ये आर्टिकल टोटली खंडित करता है, निगेट करता है और कहता है स्मार्ट सिटी नहीं होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी एक बायसनेस क्रिएट करती है। लेट्स से कि अगर हम 100 स्मार्ट सिटी या 500 स्मार्ट सिटीज़ लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो वो स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट पीपल से बननी चाहिए। ठीक है, जो लोग हैं उस शहर के, वो उनको सामने आना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपके शहर में क्या क्या डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि वो रह रहे हैं उस शहर में, राइट? ना कि जो यूनियन गवर्नमेंट के लोग हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं वो रह रहे हैं। तो स्टेट, जो सिटी, जो डिस्ट्रिक्ट में जो लोग रह रहे हैं सालों से, जो लोग स्टेक होल्डर हैं मेजर सिचुएशन के, वहाँ पे उन लोगों को सामने आना चाहिए, उन लोगों को मौका देना चाहिए एक्चुअली कि वो रेकमेंड करें कि हमारे सिटी में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या डेवलपमेंट, कैसे कैसे डेवलपमेंट हो सकती हैं, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने में। ओके,
दूसरी है फंक्शनल ऑटोनॉमी की, जहां हम बात कर रहे हैं वहां पे इस पूरे आर्टिकल में ये बोला गया है फंक्शनल ऑटोनॉमी, यहां मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है। The RBI report has been right in highlighting the functional autonomy of the city governments must be allowed, but this should happen only when they will have 3F. क्या है? Function, Finances, Functionaries. फंक्शन मतलब समझ गए आप, ठीक है, कैसी कैसी चीज़ें होंगी, एक स्ट्रक्चर होगा उसका। फाइनेंसर मतलब उस स्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए, फंड करने के लिए पैसा रुपए चाहिए, वो समझ गए आप। और तीसरा फंक्शनरीज, मतलब कि जो पोस्ट होंगी, ठीक है, मेयर की हो गई या फिर कोई भी जो एक रिस्पॉन्सिबल फंक्शनरीज होते हैं उनकी पोस्ट होगी, ताकि वो डेलीगेट करें ये सारा काम, डिसेंट्रलाइज करें धीरे धीरे। ओके, ये 3F बहुत ज़रूरी है फॉर सिटी गवर्नेंस, एंड दिस फंक्शनल नॉर्म वुड बी, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इसका, सिर्फ बातों पे रह जाएगा। देखा ये गया है नियरली 35% पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन सेंटर्स, और जो हमारी जीडीपी है उसका 2/3 हिस्सा ये सिटीज़ के थ्रू आता है, ठीक है। वेयर इज 90% ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्लोज फ्रॉम द अर्बन सेंटर्स। ओके, क्योंकि भाई अर्बन पॉपुलेशन है, ढेर सारे लोग वहाँ रह रहे हैं और टैक्सेस वहाँ पे हैं। इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो खैर पूरी इंडिया दे ही रहा है। डायरेक्ट टैक्स आपकी ये सारे सिटीज़ में लोग रह रहे हैं वो दे रही हैं। ऐसा देखा गया है, ऐसा रिपोर्ट मिली है कि जो पिंपरी चिंचवाड़ डिस्ट्रिक्ट है और जो पुणे है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पूरे इंडिया में। ये दो शहर ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई रेवेन्यू इनकी म्यूनिसिपालिटी ने अर्न किया है। और ये देखा गया है कि क्योंकि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेस है, तो इन्होंने अपनी ऑक्ट्रॉय टैक्स, ऑक्ट्रॉय बोले तो OCTROY, ऑक्ट्रॉय टैक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। ये दोस्तों ऑक्ट्रॉय टैक्स वही टैक्स है, चलिए या तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा क्या होता है ऑक्ट्रॉय टैक्स, ठीक है। नहीं अगर आपको पता होगा तो फिर मैं डिस्कस कर लूँगा। आई एम श्योर आपको पता होगा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि प्रो एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं। ऑक्ट्रॉय टैक्स क्या होता है वो कमेंट करके बताइए, फिर हम डिस्कस करेंगे। सो ऑक्ट्रॉय टैक्स कलेक्ट किया गया है इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा, ठीक है। मतलब कि जो हमारा जीएसटी आया था, ठीक है, जीएसटी के आने से ये ऑक्ट्रॉय टैक्स की जो अहमियत है वो ख़त्म हो गई थी स्टेट से, और सारे लोग जीएसटी पे डिपेंड हो गए थे 2017 में जब आया था, ठीक। तो एक जो गवर्नमेंट है उनको, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करें, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो लोकल गवर्नेंस है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट हर राज्य को, हर सिटी को सॉरी, ये डिसेंट्रलाइज करनी चाहिए सारी चीज़ें, कि उन पे छोड़ देना चाहिए कि तुम लो, तुम बताओ क्या हिसाब से कैसे चल सकती है ये सिटी, ठीक है। सो द इशू इसमें क्या हुआ था, शुरू में जब ये चीज़ें फॉर्म हुई थी, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ये मैंडेट करता था भाई पंचायत बनाओ, म्यूनिसिपैलिटी बनाओ हर स्टेट में। बट द इशू लेफ्ट is the extent of devolution of functions and the empowerment of these bodies to the discretion of the state, ठीक है। इसका मतलब यही है कि प्रॉब्लम यहीं पे आ गई थी कि इन दोनों चीज़ों का, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, तो इन दोनों चीज़ों का जो फंक्शन है, वो पावर है, वो स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया है। मतलब कि इनको खुद एम्पावर नहीं किया है, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई, चाहे पंचायत हो गई, ये खुद सेल्फ रिलायंट, सेल्फ एफिशिएंट नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, आर्टिकल 243G पंचायत जिसको डिफाइन करता है, और आर्टिकल 243W म्यूनिसिपैलिटी जिसमें डिफाइन करता है, नज स्टेट्स टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रेस्पेक्ट टू मैटर लिस्टेड इन इतना। तो ये आर्टिकल आप ध्यान रखिए, 243G और 243W, ठीक है। ये डेलीगेट करता है, ये बताता है स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई आप डिस्चार्ज करिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोस्ट स्टेट स्पेसिफिक पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी लॉज अमेंड पर्सुएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डू नॉट क्लियरली डिमार्केट फंक्शंस, ठीक है। ये वही पुरानी बात आ गई कि फंक्शंस को डिमार्केट नहीं किया गया है, लीडिंग टू एन ओवरलैप इन द डोमेन ऑफ स्टेटस एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है।
हमेशा ऊपर नीचे। अब बात मुद्दा यहाँ पे ये होता है, जो जिसकी पोजीशन पावरफुल है उसी की बात मानी जाती है स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, जी हुजूरी चलती रहती है, सेल्फ रिलायंट वाली बात नहीं है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में भी यही देखा गया है। 1947 का जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज है, ठीक है, वो बताता है कि इतने सारे फंक्शंस हैं ग्राम पंचायत के, ठीक है, अक्रॉस रेंजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, फिर बहुत सारे फंक्शंस हैं ग्राम पंचायत के। लेकिन कैसे होगा वो, उसका मीडियम क्या होगा, कैसे डिसेंट्रलाइज करेंगे इन सारे फंक्शंस को, कैसे डिप्लॉय करेंगे इन सबको, ताकि वो उस शहर की, उस गांव की, उस बस्ती की आखिरी इंसान तक वो सारी चीज़ें पहुँचे, कैसे होगा, ये नहीं बताया है, ठीक है। द पावर टू डिटरमाइन द रेवेन्यू बेस फॉर लोकल बॉडीज लाइज विद द स्टेट। यहाँ समझ में आया आपको? द पावर टू डिटरमाइन द रेवेन्यू बेस ऑफ लोकल बॉडी, ये राज्य के हाथ में है, ठीक है। वही स्पेसिफाई करता है कि लोकल बॉडीज कितना टैक्स लेवाई कर सकती हैं, मतलब कि कितना टैक्स लगा सकती हैं और कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती हैं, ओके। सो एज द रेवेन्यू जनरेटेड बाय लोकल बॉडी फॉल शॉर्ट मीटिंग देयर एक्सपेंडिचर, they completely and heavily rely on the central and state government funds, okay, in the form of grants and transfer, ठीक है। तो कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो, उस शहर को हाथ जोड़ना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है अपने राज्य से, नहीं तो फिर स्टेट सेंट्रल के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास गुहार लगानी पड़ती है, ठीक। ऐसा नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन का मुद्दा होना चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली द थर्ड टायर रिमेन्स लार्जली कन्फाइंड टू द परफॉर्मिंग ट्रेडिशनल सिविक फंक्शंस। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में क्या होता है कि जो इनकम टैक्सेस है, ठीक है, मान लीजिए कि हम एक बनारस में रह रहे हैं और बनारस से लोगों से जुड़ी जितनी भी इनकम टैक्सेस होगी, वो इनकम टैक्स का 10%, हालांकि ये बात फाइनेंस कमीशन के थ्रू, एक कमेटी के थ्रू हुई थी, लेकिन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में होता है कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, सिटी के जितने भी लोग हैं, उनका जो इनकम टैक्स है वो इकट्ठा होके उसी सिटी के डेवलपमेंट में यूज़ होगा। ये कितनी अच्छी बात है, राइट। बनारस में रह रहे लोग, फॉर एग्जांपल, कितने लाखों लोग रह रहे हैं, उनमें से इनकम टैक्स कटेगा और फिर वही टैक्स उसी शहर के डेवलपमेंट में यूज़ होगा, काम खत्म। इतनी सिंपल सीधी बात है, ठीक है। लेकिन ये बात कही गई थी, ये बात ये मैंने ब्लू में हाईलाइट किया हुआ और ये अंडरलाइन भी किया हुआ है, ये बात यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए गवर्नमेंट ने, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, जो इनका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था हमारा, उसमें एक कमेटी के थ्रू ये बात कही गई थी कि भाई 10% ऑफ द इनकम टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द सिटी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस शहर को। एक बनारस का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये इस रिपोर्ट में, कमेटी में ये कहा गया था कि जितना भी टोटल रेवेन्यू होगा टैक्स कलेक्ट करने के बाद, वो रेवेन्यू का 10% हम उस बनारस शहर को दे देंगे, ठीक है। लेकिन बाद में ये बात आई गई, फिर खाली पीली कुछ हुआ नहीं इसका, एंड इट वॉज नेवर टेकन इन टू कंसिडरेशन। सो दिस इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। हमें सीखना चाहिए कुछ कंट्रीज से, हमें सीखना चाहिए केरला मॉडल से, जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट, जो एक स्टेट सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स हर स्टेट का सब्जेक्ट है लोकल गवर्नमेंट, और केरला का भी सब्जेक्ट है लोकल गवर्नमेंट, स्टेट सब्जेक्ट। सो इट इज़ इम्पेरेटिव दैट स्टेट लेजिस्लेचर अमेंड देयर रेस्पेक्टिव लॉज फॉर अफेक्टिव फंक्शन ऑफ डिवोल्यूशन, ठीक है, क्लियरली डिलीनिएटिंग फंक्शंस बिटवीन द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। बिल्कुल ही एकदम अलग अलग हो जाना चाहिए। द केरला पंचायत राज एक्ट कैन लीड बाय एग्जाम्पल। हर मामले में देखो आप, केरला का जो सोशल हेल्प ग्रुप है, ठीक है, कुटुंबश्री एक मॉडल है केरला का, उसका आप देख सकते हैं, उसको कहते हैं थर्ड पिलर ऑफ द गवर्नमेंट। कुटुंबश्री के बारे में अगर आपको ज़रा सा भी पता होगा तो उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा। एनजीओ वाले चैप्टर में, प्रेशर ग्रुप वाले चैप्टर में, सिविल सोसाइटी वाले चैप्टर में, और लोकल गवर्नमेंट्स, थर्ड गवर्नमेंट्स है, ये बहुत फ़ायदा करेगा आपको। कुटुंबश्री एक बहुत ज़बरदस्त मॉडल है, वो भी विमेन ड्रिवन प्लेटफॉर्म मॉडल है, ओके। केरला पंचायत राज एक्ट हुआ था। इट कैटेगोरिकली कन्फर्म्स विलेज पंचायत विथ एक्सक्लूसिव पावर टू एडमिनिस्टर सर्टेन मैटर्स, नोटेबली रनिंग ऑफ डिस्पेंसरीज, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स एंड एरियाज, ऐसे करके। सोच रहे हैं आप
विलेज पंचायत को ही ये पावर दे दी है केरला सरकार ने कि भाई तुम ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करो, अकाउंटेबल होगे तुम। क्या यूपी में ऐसा हो पाएगा? क्या अन्य राज्यों में ऐसा, झारखंड बिहार में ऐसा हो पाएगा? हो जाएगा, ज़रूर होगा, करना शुरू करें तो। ठीक है। केरला म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1994 क्रिएट्स रिप्रेजेंटेटिव वार्ड कमिटी। ठीक है। इस एक्ट के थ्रू वार्ड कमेटी को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे हम मेयर की बात कर रहे थे, वैसे एक वार्ड कमेटी को चयन किया जा रहा है विथ डिटेल प्रोविजन ऑफ देयर फंक्शन एंड फैसिलिटेटिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एक नई बॉडी ही बना दी गई है। ठीक है। सो कुल मिला के बात यह है कि अब ये सारे मुद्दे हम समझ में आ चुके हैं, हमारे पास एक मॉडल भी है। अब हमें क्या करना है, ये आर्टिकल में ये मैंने मेंशन किया हुआ है। ये लास्ट में नथिंग स्मार्ट, ये सारा आप वीडियो पॉज करके आराम से इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें मेंशन ये किया गया है, व्हाट नीड्स टू बी डन। फर्स्ट, cities must be treated as important center of governance where democratic decentralization brings in amazing result। ये आप अपने मेंस आंसर में ज़रूर लिखिएगा, पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। सेकंड, सिटी शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए एंटरप्रेन्योर स्पेस। एंटरप्रेन्योर स्पेस हम सब देख चुके हैं, एक न्यू लिबरल सोसाइटी डेवलप हो जाती है जहाँ पे वेल्थ जो है एक ही जगह इकट्ठी होने लगती है, और फिर जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होने लगते हैं, एक ही जगह इकट्ठे होने लगते हैं, कम दामों पे मोनोपोली होने लगती है वहाँ पे। दिस मस्ट बी कंसिडर्ड एज ए स्पेस फॉर प्लान डेवलपमेंट बाई गिविंग एडुक्वेट अटेंशन टू द रिसोर्सेज। अगर इस मामले में कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है तो बेहतर है। ठीक है। रादर ग्रांट्स फ्रॉम द सेंटर मस्ट बी इनहेंस्ड एंड सिटीज एंड आस्क्ड टू ड्रॉप देयर प्लान देमसेल्फ बेस्ड ऑन, जो मैंने सबसे पहले आपसे बात कही थी कि सिटीज़ के जो लोग हैं, वहाँ के जो जनता है, ठीक है, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको मौका देना चाहिए कि वो अपने सिटी को कैसे प्लान कर सकें वेल। ठीक। फिफ्थ जो है, लीडरशिप इन सिटीज़ मस्ट बी इलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ 5 years। इन सम सिटीज़ द टर्म ऑफ द मेयर इज साल भर की है, वो भी कभी कभी हट जाती है। ठीक है। जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे एग्जाम्पल था फंक्शनरीज, जैसे केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव वार्ड कमेटी बनाई। ठीक है। ये मेयर की बात कर रहे हैं। ओके। विथ अ परमानेंट कैडर। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल। आई होप इट डेमोक्रेटाइज एंड एम्पावर सिटी गवर्नमेंट्स का पूरा रोल आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो इस क्वेश्चंस का आप आंसर करके बताइए। 1, 2 MCQs हैं, और ये मेन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन विद द लोकल गवर्नमेंट। फ्रेमवर्क मुझे जानना है। ठीक है। बॉडी इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन कैसे आप लिखेंगे, पूरा लंबा चौड़ा आंसर नहीं चाहिए कि व्हाट ऑल थिंग्स यू विल राइट, जो सब पार्ट्स होते हैं वही आप लिख के बताइएगा। दैट्स इट। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल पे आने से पहले हम इस आर्टिकल पे आते हैं, जो कि हमारा यूनियन बजट 2022 की डेट आ गई है, और 1 फरवरी को ये बताया जा रहा है कि वो इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। तो ये जो पूरा आर्टिकल है वो, हालांकि हम यूनियन बजट से रिलेटेड एंटायरली नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, चुनाव आते हैं तो कई सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की उससे पहले एज ए इन द फॉर्म ऑफ फ्रीबीज वगैरह आने लगती है। ठीक है। मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि बहुत पहले क्या हुआ था, जब अरुण जेटली साहब जब जिंदा थे, तो अब गुजर चुके हैं और बहुत महान व्यक्ति थे, पॉलिटिशियन थे, रहे हैं। उन्होंने क्या किया था कि यूनियन बजट हमेशा जो है फरवरी के लास्ट में प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन अरुण जेटली साहब ने इस मामले को चेंज किया। उन्होंने 1 फरवरी को इसका इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो तब से बजट जो है वो 1 फरवरी को ही जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये हुई थी कि 2017 में ही, ठीक है, बीजेपी ने, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो अभी करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने रेलवे बजट को इंक्लूड कर दिया है यूनियन बजट में। उससे पहले वो अलग अलग बताया जाता था, अलग दर्शाया जाता था, मतलब कि रेलवे बजट अलग होता था, यूनियन बजट अलग होता था, और ये लगभग 92 साल 92 ईयर ओल्ड प्रैक्टिस ख़त्म हुई थी, और यूनियन गवर्नमेंट और रेल बजट एक साथ मिला था 2017 में। ये भी बीजेपी के कार्यकाल में ही हुआ है। ठीक है। इसका मुख्य रीज़न यही है कि मोदी जी ने यही कहा था कि उसको अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी, और जो
रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, जबकि एक ही में सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बजट एज ए पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, बजट हमेशा से एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट रहा है। कैसे? देखिए 2017 में जब चुनाव हुआ था, यही चुनाव, ठीक है, सांसद वाला, एमपी वाला, तो 2017 का जब चुनाव हुआ था तो यूनियन बजट एक एक टूल के तरह से पेश हुआ था। जब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप अपने मेंस आंसर में जस्टिफाई करेंगे ये चीज़ें ये हुई हैं, दीज आर द फैक्ट। ओके, सो यूनियन बजट वॉज प्रेजेंटेड 3 days प्रायर टू द इलेक्शंस ऑफ पंजाब एंड गोवा। ठीक, 10 दिन पहले प्रेजेंट हुआ था जब यूपी में इलेक्शंस हुए थे। तो और हम सबको पता है कि इलेक्शन से लगभग 2-2.5 महीने 1.5 महीने पहले एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कमीशन रिलीज कर देती है। मतलब कि इलेक्शन के डेट से 1.5 या 2 महीने पहले जो रूलिंग पार्टीज है या फिर जो अपोजिशन पार्टी है, वो वोटर्स को लुभाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए झूठे वादे नहीं करेंगे, या फिर सच्चे वादे भी कर रहे हैं तो वो नहीं करेंगे, पैसे रुपए नहीं बांटेंगे, फ्रीबीज नहीं बांटेंगे, कोई वेलफेयर स्कीम नहीं लॉन्च करेंगे। लेकिन अब इलेक्शन की डेट आ गई है, एमसीसी की गाइडलाइंस आ गई है, तो फिर बजट भी आने वाला है। तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि ज़रूर गवर्नमेंट इस साल भी कुछ फ्रीबीज, बेनिफिट्स, स्कीम्स, पॉलिसीज, मेजर्स, वेलफेयर पॉलिसीज, ये सब इम्प्लीमेंट करने वाली है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे यही देखा गया था 2017 में। मोदी गवर्नमेंट हैज शोड नो रिगार्ड्स टू एमसीसी, टैक्स कट्स, गिव अवेज, सब्सिडीज वर एक्सपेक्टेड because of the crippling impact of demonetization. ठीक है, critiques of the government were suspicious that the budget would be used to narrow the electoral gains. ठीक है, जब तक कि 16 पॉलिटिकल पार्टीज भी इसके खिलाफ आवाज उठा चुकी थी, लेकिन नहीं सुने उस टाइम पे लोग। 2019 में भी जब ये बजट 2019 का जो चुनाव था, एमएलए वाला, सांसद वाला, विधानसभा वाला, ठीक है, स्टेट वाला, इसमें ये देखा गया कि एक इंटरिम बजट पेश हुआ था 2019 में। ये देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। सिमिलरली ये बजट पेश हुआ था, विजन, मंथ्स बिफोर इलेक्शन। फिर उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री असाइंड 25,000 करोड़ एलोकेशन ऑफ यूनियन बजट। ठीक, रोड, हाईवे, ये सब बनाने का वायदा किया। सिमिलरली केरला में जब केरला तमिलनाडु में रिसेंटली इलेक्शन हुआ, उसमें भी यही चीज़ हुई। हालांकि बीजेपी को खास उसमें मिल नहीं पाई जीत, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन हुआ उसमें भी ये था। तो ये चीज़ देखा गया है कि जब भी असेंबली पोल्स होती है तो ज़रूरी नहीं कि बीजेपी गवर्नमेंट, जब भी सरकारें नई नई आती हैं तो वो ये ज़रिया है वोटर्स को वू करने का, वोटर्स को अट्रैक्ट करने का। ठीक है, इस मामले में हम यहाँ पे समझते हैं कि ये है हमारा सरकार का बजट। 2 हिस्सों में बंटता है, रेवेन्यू और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट वो होता है जो टैक्सेस के थ्रू कट किया जाता है। ठीक है, जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनसे रेवेन्यू लिया जाता है। कैपिटल बजट वो होता है जो हमारे एसेट्स हैं उनको हम सेल करते हैं। ठीक है, और जो भी पैसा आता है, जो कैपिटल है, उनको हम इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे जितनी भी गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्कीम्स निकालती है, वो कैपिटल बजट में आते हैं। ठीक है, कोई एक एसेट है उसको प्राइवेट कंपनी को दे दिया है, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी फिर सरकार को पैसा देती है, तो सब इसमें आ जाता है। ठीक, तो ये है रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। अगर आपको लगता है कि आप इसके बीच में कोई मेजर डिफरेंस और निकाल सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके या मेंशन कर सकते हैं रेवेन्यू और कैपिटल बजट, दीज आर इंपॉर्टेंट। ओके, कुछ टर्म्स होते हैं, रिसिप्ट्स, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिसिप्ट्स, this indicates money received by the government. This include the money earned by the government. ठीक है, the money received in the form of borrowing or repayment by loans or state. Let's say इसको हम रेवेन्यू बजट में कर सकते हैं और ये हो जाएगा कैपिटल बजट में, क्योंकि कैपिटल बजट में इट रिसीव इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग और रीपेमेंट लोन बाय द स्टेट, और मनी अर्नड रेवेन्यू के फॉर्म में। ठीक है, ये वाला हो गया। प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऑल एक्सपेंडिचर आर डन इन द नेम ऑफ प्लानिंग। जो 5 ईयर प्लान हमारा निकलता है उसी में सारे एक्सपेंडिचर हमारे प्लान हो जाते हैं। वेयर कॉल्ड
प्लान एक्सपेंडिचर जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इरिगेशन, रूरल डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, ये सब प्लान्ड होता है। 5 ईयर प्लान होता है ना, उसमें सब बता दिया जाता है कि भैया ये है। अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर में तुम्हारा पेंशन्स आ जाएगी, स्टैट्यूटरी ट्रांसफर ऑफ स्टेट्स आ जाएगा, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, मतलब कि एक तरीके से पॉलिसीज, स्कीम्स वगैरह, जो डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब कुछ अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर है। कभी कुछ हो जाए। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं। हम बजट में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब बजट आएगा तो हम बहुत डिटेल में जाएंगे, ठीक है। 1 तारीख को जब बजट आएगा अगले महीने, तो हम पूरा डिटेल में जाएंगे और अच्छे से आर्टिकल्स भी आएंगे। उससे पहले आप अपना ग्राउंड वर्क तैयार कर लीजिए, ठीक है। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, जेंडर बजटिंग क्या होती है, ठीक है। ये कमेंट करके साफ साफ अक्षरों में बताइएगा और फिर उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक। इस पे हम आते हैं। ये एक हमारा आर्टिकल था आज का, द मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑनलाइन एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब क्या होता है? एनोनिमिटी का मतलब यही होता है कि आपकी आइडेंटिटी छुपी हो, ठीक है। आप अपनी पहचान छुपा रहे हैं। और मैंने भी ऐसा कभी कई बार किया है, और आपने भी ज़रूर कई कई बार ऐसा प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन यूज़ किया होगा जहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी छुपाए होगे। इनफैक्ट कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको मौका देते हैं कि आप अपनी ओरिजिनल डिटेल्स डालिए, लेकिन पब्लिक स्फीयर में वो आपकी आइडेंटिटी छुपा लेंगे, वो XYZ का नाम दे देंगे। जैसे आप अगर सुने होंगे ग्लास डोर ऐसी कंपनीज है जो कि उसने अपने पॉलिसी में लिखा हुआ है कि वी हाईली रेकमेंड टू नॉट टू शेयर द यूजर्स इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इन द पब्लिक डोमेन, ठीक है। तो वो आप डिटेल सही डालोगे, अपनी नाम जो भी है, लेकिन आपका एक कीवर्ड आ जाएगा, आपका एक सूडोनेम आ जाएगा, फिर आप कमेंट करते रहिए, ठीक। लेकिन इससे प्रॉब्लम भी तो हो रही है, मिनी प्रॉब्लम्स इन ऑनलाइन एनोनिमिटी, ठीक है। एक बात बताइए, आप ऑनलाइन यूज करते हो, जब आपके आसपास कोई ना हो, जब आपके आसपास कोई भी ना हो, तो फिर आप क्या करते हैं? तो फिर आपकी हरकतें क्या होती हैं? यही होता है एक 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 ऑनलाइन एनोनिमिटी की बात, ठीक है। सो ये बचपन में याद है, जब क्लासरूम में हम लोग पढ़ा करते थे, तो टीचर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा करते थे, तो पीछे जो हम लोग हैं वो हंसी मजाक करते, कोई प्लेन बना के फेंकता था, कोई चौक फेंकता था, कोई पेन से वो पेंचस वगैरह खेलता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही टीचर पलट के देखता था, सक्के पक्के सब रह जाते थे, ठीक है। तो वो मोमेंट याद करिए जब टीचर पलट के नहीं देखता था और आप अपनी चीज़ें, कोई देखने वाला नहीं है आपको, कोई कोई स्क्रूटिनाइज करने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये एनोनिमिटी की बात ऑनलाइन से रिलेटेड इसीलिए की जा रही है कि आजकल इसकी सक्रियता बहुत बढ़ गई है। जितने प्रॉस हैं उससे कहीं ज़्यादा इसके कॉन्स हैं, ठीक है। जितनी पॉजिटिविटी उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिविटी, इसका मिसयूज़ हो रहा है, ठीक। तो यहाँ बात हो रही है कि दिस इज मोर और लेस एनोनिमिटी वर्क्स ऑन सोशल मीडिया। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनोनिमिटी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सूडोनेम, फेक फोटो, लैक ऑफ द नेम और स्पेसिफिक बायो, कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ जैसे हमारे जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कमेंट में, आप लोगों ने कुछ कुछ लोग होंगे, जैसे आप लोगों का तो नाम है यहाँ पे, कुछ कमेंट्स आते हैं हमें जहाँ पे लोगों का नाम XYZ होता है, टेम्पल या फिर लाइफ इज़ बेटर, तो दैट इज़ एन अनोनिमस, ठीक है। लेकिन वो अच्छी चीज़ है, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। Security researchers define anonymity as a unidentifiable with a set of subjects, ठीक है। The most famous reason of anonymity is to able to speak truth against the vindicative government, ठीक है, no matter how, ठीक है। फेसबुक पे आजकल बहुत चलता है। फेसबुक अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी हो रहा है इंडियन मीडिया, इंडियन लोगों के लिए, कि अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं लेकिन अपनी पहचान छुपाकर। और जब आपको पता है कि आप अपनी पहचान छुपाए हैं और आप जो भी कमेंट कर रहे हैं उससे आपके निजी जीवन पे, आपके फैमिली मेम्बर पे, आपके ऑफलाइन जीवन पे कुछ असर नहीं हो रहा है, तो फिर आप और बिंदास हो जाते हैं और फिर आप ज़बरदस्त रिप्लाई करते हैं। गाली गलौज भी कोई ना कोई लिख देता है। ऐसे ही ट्विटर पे फेक अकाउंट बना के आपकी प्रोफाइल पे कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, आपको गाली बक दिया,
आपके प्रोफाइल को इधर हाईलाइट कर दिया, मॉर्फ कर दिया फोटो, तो ये सब ऑनलाइन एनोनिमिटी से आता है। ओके, another reason of seeking anonymity is a keenness to participate online conversation without being judged in the past experiences, right? वो बिल्कुल नहीं देखते कि क्या पास्ट एक्सपीरियंसेस उसका है, तो आप ऑनलाइन पे आप बिल्कुल ही एकदम, जैसे ये है ना, ये फोटो बनी हुई है ये जनाब की, ठीक है, ऐसे ही हम एक्ट करते हैं। सामने वाले को पता ही नहीं कि आप कौन है, सामने वाले को पता ही नहीं कि आपका क्या बैकग्राउंड है और क्यों कमेंट कर रहा है ऐसा, ठीक है। फॉर चूजिंग एंड नॉन हेट्रोनॉर्मेटिव आइडेंटिटीज फॉर डॉक्यूमेंटिंग रियली डीपली पर्सनल, ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा इसको पॉज करके वीडियो। ओके, डेटा प्रोटेक्शन वाली इमेज मैंने इसलिए चिपकाई है क्योंकि ये एक नया नॉर्म आने वाला है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ, डेटा प्रोटेक्शन स्कीम, जो कि इंट्रोड्यूस होने वाली है, बिल अभी चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा विवाद है इस पर। तो ये जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी, आईटी कंप्यूटर्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन से रिलेटेड पूरा का पूरा मुद्दा है, ठीक है। द मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑनलाइन एनोनिमिटी, ठीक, देखिए ऑनलाइन एनोनिमिटी पे प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं। ये आपको एक फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी मौका देती है, जहाँ पे आप अपनी सोशल आइडेंटिटी छुपा सकते हो और चीज़ों पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, ओपिनियन, रिकमेंडेशन, ताकि लोग आपको पहचाने ना। लेकिन यही चीज़ फिर हम नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं, जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं, ऑनलाइन साइबर क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये सारे यही तो होते हैं कॉन्स। बुलिंग, जैसे आपने बुली बाई वाला केस देखा है रिसेंटली, महिलाओं को ऑक्शन किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, ऑनलाइन बेचा जा रहा है, ठीक है। गिट हब जो प्लेटफॉर्म था, ठीक, सुल्ली डील्स वाला जो प्लेटफॉर्म था, उस पर महिलाओं का ऑक्शन किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। जो चीज़ें पहले होती थी ऑफलाइन ज़मीनी स्तर पे, अब वो ऑनलाइन हो रही हैं, ठीक है। हालांकि ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराने टाइम पे भी, और जब ये सोशल मीडिया नहीं भी हुआ करता था, तो वो फेक न्यूज़ तो समाज में फैलती ही थी। अफवाह, पहले अफवाह के नाम पे आती थी। अफवाह ये है कि हमारी तबीयत खराब है, और लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया ठीक है, तो ये सिचुएशन होती थी, पहले भी थी, अब भी है। लेकिन अब में क्या फ़र्क है कि ये ऑनलाइन है, यूं चीज़ें वायरल हो जाती हैं, यूं मतलब 1 से 1 करोड़ व्यूज़ पहुंच जाते हैं अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच रही हो तो। इसका सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे इस आर्टिकल को मुझे मेंशन करने का है फेक न्यूज़, शेयरिंग फेक न्यूज़, ठीक है। स्टोरीज के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में डेलिबरेटली मिस इन्फॉर्म और डिसीव रीडर्स, ये फेक न्यूज़ इसलिए यूज़ हो रही है। फेक न्यूज़ इज़ अ न्यू, नॉट न्यू फिनोमेना, इट हैज़ बीन डन इन द पास्ट बाय गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल एक्टर्स, ये अपने अपना नैरेटिव बताने के लिए, ठीक है। ये आप वीडियो पॉज करके समझ लीजिएगा, कोई नई कहानी नहीं है इसमें, फेक न्यूज़ से रिलेटेड आ सकता है आपके आंसर में। कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ इन इंडिया, इरोजन ऑफ सोशल मीडिया एथिक्स, social media, the advent of social media has decentralized the creation of propaganda, fake news, polarization of society, ठीक है। लैक ऑफ लेजिस्लेशन, कोई लॉ नहीं है, इसी डेटा प्रोटेक्शन लॉ डीपीए अभी चल रहा है, डिस्कशन में है। कॉन्फर्मेशन बायस बोले तो कि लोग इसलिए नहीं सोशल मीडिया से हट रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ या फिर बेमतलब की चीज़ें हो रही हैं। कॉन्फर्मेशन बायस इसलिए हो रहा है कि अगर कोई कमेंट करता है कि इंडिया सेकुलर नहीं है, इंडिया में धर्म घुस चुका है, रिलीजियस स्टेट जो है वो अब रिलीजियसली इन्फ्लुएंस्ड बाय, स्टेट इज़ ऑल्सो रिलीजियसली इन्फ्लुएंस्ड, तो लोग हाँ 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 सही कह रहे हो आप, हाँ सही कह रहे हो, तो लोग कॉन्फर्मेशन बायस दे रहे हैं, हाँ हाँ आप सही कह रहे हो, आपकी बात सही है, हम सपोर्ट करते हैं आपको, तो ये कॉन्फर्मेशन बायस है। कोई पुख्ता कोई इसकी जांच पड़ताल नहीं हो रही है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। द डीपर क्वेश्चन इज व्हाई डू पीपल वांट टू बी एनोनिमस ऑन सोशल मीडिया। कमेंट करके बताइए, आप अपना निजी पर्सनल फीलिंग बताइएगा कि व्हाई डू पीपल वांट टू बी एनोनिमस, गुमनाम क्यों रहना चाहते हैं लोग इस सोशल मीडिया पे। फेक न्यूज़ से रिलेटेड मेंस का एक क्वेश्चन है, फेक न्यूज़ अफेक्ट्स फ्री स्पीच एंड इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ऑफ सिटीजंस ऑफ द कंट्री लीडिंग टू द हाईजैकिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये कमेंट करके बताइएगा कि क्या हो सकता है इसका पॉसिबल आंसर। एंड आई एम श्योर ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आए होंगे डिटेल में, अगर नहीं तो कमेंट करके भी बताइएगा, हम अपना पैटर्न तरीका चेंज करेंगे, तेवर तो यही रहेगा।
ठीक है, तो मिलते हैं कल के एनालिसिस में। तब तक पूछे गए क्वेश्चंस पे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हम आपसे मिलते हैं कल। जय हिंद।